हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के जो 16 चैप्टर है उन सभी चैप्टरों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करते हुए कुछ एडवांस ऑब्जेक्टिव को देखा है। अब हम लोग एक फाइनल रिवीजन की ओर जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इस 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। ये आपका एक क्विक टेस्ट भी होगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लिखेंगे और फिर देखेंगे कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ। इस तरह से आप अपना स्कोरिंग करेंगे और आप कितना मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव आपसे सही बना। तो चलिए, आपका समय अब बहुत कीमती है, बहुत ही कम दिन बच गए हैं, 2-4 दिन ही बच गए आपके एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाले नाइट तक हम आपका 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, चलिए बताइए आंसर लिख लीजिए आप अपना, क्या होगा? 0, 1, 2, 4, क्या होगा? तो होगा आंसर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक होता है, कोवेलेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस, नन ऑफ दिस। चलिए आप अपना आंसर बताइए, लिख लीजिए कॉपी में, और इसका आंसर क्या होगा? बी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, sp2, sp3, sp2d। तो देखिए कार्बन जब चारों बॉन्ड, वो तो 4 बॉन्ड बनाता ही है, अगर चारों सिंगल है तो sp3 होता है, 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड अगर हुआ तो sp2 होगा, और अगर एक सिंगल एक ट्रिपल या फिर 2 डबल बॉन्ड हो तो sp होगा। तो यहाँ पर मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। इथाइन यानी कि एसिटिलीन इज, उसका शेप कैसा होता है इथाइन का? लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, क्या होगा हमारा आंसर? बताइए, आप लिख लीजिए अपना, लीनियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कार्बन इन अल्केन इज, यानी कि अल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.20 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम, 2.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है अल्केन में वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ये किस में हो जाता है? आपका एल्काइन में, और ये किस में हो जाता है? एल्कीन में। हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टेड इज, हाइड्रोजन बॉन्ड किस चीज को प्रभावित करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बोथ, नन ऑफ दिस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको इफेक्टेड करता है? आप अपना आंसर लिख लें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, इथाइल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CO बॉन्ड, बॉन्ड O बॉन्ड। तो ये किसका हो जाता है फंक्शनल ग्रुप इथाइल अल्कोहल का? बॉन्ड OH। ये बॉन्ड CHO किसका है? एल्डिहाइड का। ये किसका हो गया? एल्डिहाइड का। ये किसका हो गया? कीटोन का, और ये ईथर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अपना आंसर लिखेंगे पहले, फिर हमारा आंसर सुनेंगे, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय इनडायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट के द्वारा किस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, किस चीज़ का पता लगाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? आप लिखें तो इनडायरेक्ट टेस्ट के द्वारा किसको डिटेक्ट किया जाता है? ऑक्सीजन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बैलिस्टन टेस्ट फॉर, यानी कि बैलिस्टन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड हेलोजन। तो किसके लिए होता है भाई ये बैलिस्टन टेस्ट? हेलोजन के लिए।
कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कोल्ड। यानी किसी भी यौगिक का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र अगर समान है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और आइसोटोप किसको कहते हैं, जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। और पॉलीमर्स, जब किसी भी मोनोमर का हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज। इथेनॉल का आइसोमर क्या होता है, तो देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2H6O, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो अब ये किसका हो सकता है, तो ये हमारा आइसोमर होगा किसका, इसका दूसरा जो बन सकता है एक फंक्शनल आइसोमर बनेगा CH3OCH3। तो ये क्या हो गया हमारा, डाइमिथाइल ईथर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथाइन। तो इथाइन का पहले आप स्ट्रक्चर बना के देख लें, है ना। ये बन गया आपका इथाइन का स्ट्रक्चर, है ना। इसका शेप क्या होगा, लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और जितना सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हमारा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा हो गया, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो अब एक सिग्मा यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा यहाँ पर, तीन सिग्मा और दो पाई, तीन सिग्मा और दो पाई। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तीन सिग्मा यानी कि 3 सिग्मा एंड 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोफाइल्स आर। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, देखिए जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है अकॉर्डिंग टू लुईस, वो क्या होता है हमारा, लुईस बेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस या मोस्ट अल्केलाइन। तो यह क्या है, अमोनिया, मिथाइलेमिन, सेकेंडरी मिथाइलेमिन, टर्शियरी मिथाइलेमिन। तो जो अगर मिथाइल अमोनिया का जो है ये तो सबसे कम होता है, यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, स्ट्रॉन्ग, क्या बताना, स्ट्रॉन्ग बेस। और अमोनिया का क्या होता है, वीक होता है। तो मिथाइल एमीन में यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कोड याद रखेंगे कि 213, यानी कि मिथाइल एमीन में सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होगा, सेकेंडरी का, फिर होगा किसका, प्राइमरी का, और तब लास्ट में होगा टर्शियरी का, उसके बाद होगा अमोनिया, है ना। यानी कि अगर हम बात करें मिथाइलेमिन में तो सेकेंडरी मिथाइलेमिन ग्रेटर देन 1 डिग्री मिथाइलेमिन, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन NH3, ठीक है। इसको याद रख लेंगे अच्छा से। और अगर यहीं पर आपका क्या हो जाए, सेकंड इथाइल एमिन वाला कहानी हो जाए, क्या हो जाए, इथाइल एमिन वाला कहानी अगर आपका आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 231, यानी कि सेकेंडरी इथाइल एमिन, इथाइल एमिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5, है ना, C2H5NH2। तो सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। चलिए तो इस 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर वेरी स्टेबल, आर वेरी क्या होता है, अनस्टेबल, स्टेबल, लेस स्टेबल, नन ऑफ दिस। तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, तो जो अल्केन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका नाम पैराफिन्स भी है। तो इसीलिए एल्केन का क्या हो जाएगा, वेरी स्टेबल। अगला क्वेश्चन, इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेन को कौन सी रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे क्या क्या आपका उर्ज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो देखिए ये जो आपका उर्ज रिएक्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं
तो आपको क्या प्राप्त होता है, हाइयर अल्केन यानी कि इथेन प्राप्त हो जाएगा। और कोलवेज के द्वारा आप क्या करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन का यूज किस में करते हैं, डाई एल्किल जिंक बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द हाइड्रोकार्बन C3H6 हैज, तो देखिए CnH2n को ये फॉलो कर रहा है, मतलब एल्किन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, एल्किन को। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, तो जो CnH2n एल्किन होता है उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो जिसमें देखिए किसमें है वन डबल बॉन्ड, आंसर बी नंबर में है वन डबल बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन देगा। पहला वाला ऑप्शन कौन है, इथीन, दूसरा इथेन, तीसरा मीथेन, चौथा प्रोपेन। तो तीन को आपका क्या हो गया, अल्केन, और एडिशन रिएक्शन जो देगा वो एल्किन या अल्काइन देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑन पॉलीमेराइजेशन गिव्स पॉलीथीन, किसके पॉलीमेराइजेशन से पॉलीथीन प्राप्त होता है। जल्दी से आप अपना आंसर बनाइए। इथाइलिन, इथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन। तो जो इथाइलिन है इसका मतलब क्या हो गया, इथिन हो गया। और इथिन का पॉलीमराइजेशन कराने पर क्या प्राप्त होता है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। पहले आप बनाएंगे फिर मेरे आंसर पर गौर करेंगे कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, है ना। आपको अपना टेस्ट करना है कि आपका कितना सही जा रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड दे गिव, जब एसिटिलीन को आप हेलोजन एसिड यानी कि HCl या हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो जब आप एसिटिलीन बोले तो C2H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, वो हेलो अल्कीन बनेगा। अगला क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जल्दी से देखें और अपना आंसर लिखें 21 नंबर में। CnH2n+1 हेलोजन, CnH2n+1 OH, CnH2n+1 CHO, CnH2nO। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसी में क्या है, हेलाइड ग्रुप भी है और ये उसका जनरल फॉर्मूला भी होता है। बी नंबर किसका है, अल्कोहल का। सी नंबर एल्डिहाइड का। डी नंबर आपका किसका है, ईथर का। डी नंबर आपका ईथर का भी हो सकता है, डी नंबर आपका अल्कोहल का भी हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं अल्कोहल को। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर वाला जस्ट देखिए आप CnH2n+1 OH है, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन में 2n+1 में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल CnH2n हो जाएगा, है ना, और वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अभी हमने बात किया, तुरंत आप आंसर लिखें। देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में CnH2n+2 OH है, ये होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि CnH2n+1 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया, क्या होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, CnH2n+2 O। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले बात किया, CnH2n+1 CHO होगा। मैं अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 22 में, ये क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है, ये मैंने आपको ईथर का बताया, लेकिन ये ईथर का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये ईथर का नहीं होगा, ईथर या अल्कोहल का नहीं होगा। ठीक है, और ईथर और अल्कोहल का दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है इस फॉर्म में। कौन वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका,
CnH2n प्लस वन, क्योंकि दोनों तरफ क्या रहता है आपका एल्केन लगा हुआ रहता है, RCOR, है ना। तो क्या हो जाएगा CnH2n प्लस वन CnH2n प्लस वन, ये नंबर। द जनरल फॉर्मूला, है ना, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोजिलिक एसिड क्या हो जाएगा CnH2n प्लस वन COOH। तो इसी में है। इसका और एक आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं? CN, पहले आप एक एग्जांपल देख लें। जैसे आप क्या लिखते हैं कार्बोजिलिक एसिड का, एक CH3COOH लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो आप इसका लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, CnH2nO2। जनरल फॉर्मूला इसका आप क्या लिख सकते हैं CnH2nO2। चलिए अगला क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमाइन। इसमें से क्या हो जाएगा एमाइन का, एमाइन में क्या होना चाहिए NH2 होना चाहिए, और उसमें क्या लगता है एल्किल ग्रुप लगता है। तो क्या हो जाएगा CnH2n प्लस वन NH2। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आगे क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए जो मैं पहला 100 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज तैयार किया हूँ, तो इसमें मैं सिंपल और आसान वाला सब ज़्यादा दिया हूँ। इसके बाद जो आएगा आपका वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला सब आएगा जो कि पूछा जाएगा। ये इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे 110%। एक भी, यानी कि अगर आपको 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, तो अगर आपने मेरे सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया, हाँ, या फिर उनमें से ये भी अगर आप कर लेंगे 500 को, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप 35 का 35 सही बना करके आएंगे और ऑब्जेक्टिव ही आपके क्या करेंगे, मार्किंग का ग्रोथ कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कीटोन। कीटोन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो कीटोन में देखिए क्या होता है, ये होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पर कार्बन क्या किया है, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड बनाया है। तो ऐसे में इसका आंसर क्या आ जाएगा sp2। क्या हो जाएगा sp2। अगला क्वेश्चन है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, इथेनोइक एसिड CH3COOH। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिनोल, या फिनोल को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा C6H5OH। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU का वैल्यू होता है 1.6603 इंटू 10⁻⁻24। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू, 1 मोल कार्बन कितने ग्राम के बराबर होता है? तो जो कार्बन का मास होता है ना, वही उसका क्या होता है 1 मोल का मास होता है। किसी भी एटम का जो भी आप मास देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या है उसके 1 मोल का मास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हैज़, यानी कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना उसका ग्राम या मोल होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है 100 ग्राम पर मोल। तो यानी कि 1 मोल में 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ दिया है क्या ऑप्शन में? क्या हमारा 10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। 0.1 ग्राम एटम नहीं होगा। 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। 6.022 × 10⁻22 एटम कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम वाटर, 1.8 ग्राम वाटर में कितना एटम प्रेजेंट रहता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है 18 ग्राम। इसको लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.808 इंटू 10⁻23। एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू, एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है?
तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मोलिकुलर वेट, डेंसिटी। मोलिकुलर वेट और डेंसिटी तो होने का कोई बात ही नहीं हुआ, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। तो ये डिपेंड करेगा किस पर? एटॉमिक नंबर पर। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल का शेप होता है आपका स्फेरिकल। डम्बेल किसका होता है? पी का। और डबल डम्बेल किसका होता है? डी ऑर्बिटल का। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, तो कॉपर के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब आप करेंगे तो आपको आएगा क्या? 3d9 4s2, जबकि वो डी में 9 ने रह करके वो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लेता है एस से लेकर के, तो हो जाएगा क्या? 3d10 4s1। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स ऐसा हीलियम पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इनमें से किसमें है? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एन एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज, अगर किसी एलिमेंट का क्या हो? एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार हाँ समान हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो बार कहते हैं। और अगर एटॉमिक वेट डिफरेंट होता, एटॉमिक नंबर सेम होता, तो क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटॉप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फेट आयन इज, सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऑप्शन है sp3d2, sp3, sp3d, sp3d3। तो सल्फेट आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3। क्वेश्चन नंबर 42 का था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट बॉन्ड एंगल? इनमें से किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा? H2O, NH3, CH4, बेरियम फ्लोराइड। तो देखिए बेरिलियम फ्लोराइड ये तो आपका लीनियर बनाएगा, मीथेन आपका टेट्राहेड्रल, NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, और H2O क्या हो जाएगा आपका? बैंड शेप हो जाएगा। तो H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है लगभग आपका 104.5, और NH3 का कितना होता है? 107, और CH4 का 109.5 डिग्री, और बेरिलियम फ्लोराइड का 180 डिग्री। तो एक सबसे कम किसका हुआ? 104.5 वाटर का हुआ। किसका हुआ? वाटर का हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन रेस्पेक्टिवली ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड एसिटिलीन, यानी कि डायमंड में, ग्रेफाइट में और एसिटिलीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो डायमंड का क्या होता है भाई? sp3 होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ? इनमें से किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है? तो देखिए O2 जो दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड होगा, O2 प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है तो सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। O2 माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस में भागने लगेगा। जिस ऑक्सीजन पर चार्ज होगा वो ऑक्सीजन क्या करेगा? अब दूर भागने लगेगा। अब यहाँ पर डी नंबर में क्या है? O2 2 माइनस चार्ज, तो यानी कि दोनों ऑक्सीजन एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ गया, तो रिपल्सन और बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो इसका होता है +6। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? इनमें से किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए ये सभी एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, तो सोडियम पोटेशियम आपका किसका है? फर्स्ट ग्रुप का है। रुबिडियम कैल्शियम किसका है? सेकंड ग्रुप का है। अब देखिए अगर आप पीरियड में बात करेंगे तो जब आप बाएं से दाएं जाएंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो क्या करेगा?
इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो सबसे नीचे और दाएं तरफ कौन आता है, तो रुबिडियम आता है, तो इसलिए रुबिडियम का हो जाएगा आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा साइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांजिशन मेटल हैज़, ट्रांजिशन मेटल का क्या होता है, 4s 3s इनकम्प्लीट 3p इनकम्प्लीट 3d। इनकम्प्लीट 3d होता है, इसीलिए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, और साथ में ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का भी काम करता है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक टेबल में यानी कि धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दाएं तरफ कौन है, नॉन मेटल है, और बीच में कौन पड़ता है, मेटलॉइड पड़ता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मैं आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से करा सकूँ। अगला क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशन क्या होता है, देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं खास करके सेकंड पीरियड में जो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा दूसरे ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट से, है ना, यानी कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा मैच करता है। तो जैसे पीरियड टेबल में आप देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन कौन है, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, है ना, सोडियम के आगे कौन है, मैग्नीशियम। तो लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से सबसे ज़्यादा मिलता है ना, और उसी तरह से बेरिलियम का आपका एल्युमिनियम से, है ना, उसी तरह कार्बन का आपका चला जाता, बोरोन का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस से, ये लोग क्या हो गया, डायगोनल रिलेशनशिप वाला हो गया। आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते क्या है, सीरियम यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 58, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोटेट करते हैं, इज अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सीरियम किसका एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। मैं पहले भी पिछले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर एलिमेंट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बन का, और अगर मेटल का बात करेंगे तो वो होता है आपका टंगस्टन का, यानी कि जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन, अगर डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी का वैल्यू कम होगा तब क्या होगा, तब रिएक्शन संभव होगा, और अगर नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, इनमें से किसका एक्सट्रैक्शन, किसका निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा नहीं होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन। तो देखिए एल्युमिनियम के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा किया जाता है, तो आयरन ही ऐसा है जिसका नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर सॉल्ट यानी कि सोडियम सल्फेट इज, तो इनमें से जो ग्लोबर सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4 × 10H2O, और ये बी नंबर किसका है, वाशिंग सोडा का, और डी नंबर आपका किसका हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा आपका ब्लू हाइड्रोल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर एलॉयज इज, जर्मन सिल्वर ये क्या है, एलॉयज है, तो इसका मेन कंपोनेंट यानी कि मेन एलिमेंट कौन है, यानी कि ये किसका एलॉयज है, तो ये है आपका कॉपर का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने में है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड इज यानी कि Al2O3 एक ऑक्साइड है, ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेस, सॉल्ट। तो ये होता है आपका एम्फोटेरिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, इनमें से कौन एल्युमिनियम का ओर्स है? कैल्साइट, क्रायोलाइट, कैलेमाइन, है ना, और क्या क्या है? कार्नेलाइट। तो कैल्साइट किसका होता है? ये जो कैल्साइट है ये होता है आपका कैल्शियम का, और क्रायोलाइट आपका क्या होता है? Na3Al(F6) एल्युमिनियम का। कैलेमाइन किसका हो जाता है? जिंक का, जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। और कार्नेलाइट किसका होता है? मैग्नीशियम का ओर्स होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर स्टेट ऑफ आयरन। आयरन का जो प्योर, सबसे प्योर स्टेट होता है, जिसको यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा बोलते हैं, वो कौन सा होता है? रोथ आयरन होता है, वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक्वारेजिया क्या होता है? जो जैसे कि गोल्ड या सिल्वर, सब का क्लीनिंग के लिए यानी कि सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो होता है 3 मोलिकुल्स ऑफ HCl एंड 1 मोलिकुल्स ऑफ HNO3। ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस इन पीरियडिक टेबल इज, यानी कि पीरियडिक टेबल में फॉस्फोरस का ग्रुप क्या है? तो सबसे पहली बात कि ये हमारा नॉन मेटल है, यानी कि सब ग्रुप ए। यहाँ पर किसकी बात दिया गया? 6A, 5A, 4A, ये सब क्या आपका सब ग्रुप है, ठीक है। 0 क्या है? सब ग्रुप है। तो फॉस्फोरस जो वो है 5A का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीकर। तो सबसे ज़्यादा वीक कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन, है ना। और सबसे वीक कौन होगा? आयोडीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आयोडीन। इसका अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो F2 ऑर्डर क्या हो जाएगा? F2 ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अगर पूछता तो हमारा फ्लोरीन हो जाता, और वीक पूछ रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये हमारा सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इनमें से किसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी कि ज्योमेट्री किसका स्क्वायर प्लेनर होगा? तो देखिए इसको तो आपको बना करके देखना पड़ेगा, इसका लिस्ट देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है टेट्रा साइनिडो या साइनोनिकेलेट जो है, इनका क्या हो जाएगा? हमारा शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो टेट्रा क्लोरिडो क्यूपरेट जो है, बी नंबर ऑप्शन, इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और पेंटा कार्बोनिल आयरन जो है, इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये जो आपका टेट्रासाइनिडोफेरेट है, ऑप्शन नंबर डी, इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। इसका कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर किसका है? ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? हाफ लाइफ, है ना, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है? ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 0.693 अपॉन के, यानी के क्या आपका? रेट कांस्टेंट। अगर यहीं पे अगर आपको क्या बोल देता, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका क्या होगा वो आप लिख करके बताएं। उसको मैं भी बता चुका हूं पहले भी हमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फैराडे ने तो बहुत सारा लॉ दिया था, उनमें से 2 लॉ जो आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 3 में, जो क्या था आपका? इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री, उसमें आपको बताया गया है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपका रिलेटेड होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका कौन होता है, जो जिस पदार्थ का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, दैट मीन्स जिसको आप वाटर में डिजोल्व कर करके इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, HGS, PBS, ZnS, PbO, है ना। तो गैलेना का फॉर्मूला होता है आपका PBS, जबकि HGS किसका है, वर्मिलियन का, है ना, और ZnS जिंक ब्लेन का होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। क्या होता है इसका भाई, एटॉमिक मास को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, ए बराबर P प्लस N, P क्या हो गया, प्रोटॉन, N क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को एटॉमिक मास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, कि व्हेन क्विक लाइम इज इमर्स्ड इन वाटर द रिएक्शन इज। जब क्विक लाइम को आप क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो ये होगा क्या रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक, यानी कि उष्मा छेपी। इंडोथर्मिक क्या होता है, उष्मा शोषी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है भाई, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, नन ऑफ दिस। क्या होगा, डबल डम्बेल। वॉशिंग सोडा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं अभी कुछ देर पहले। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। और इसका NaOH का क्या नाम है, कास्टिक सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इज। यानी कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, एलिमेंट होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो उनका होता है आपका NH2, NS1, NP6, NS0, NS2 होगा। क्यों, क्योंकि NS1 किसका होता है, वो होता है आपका जाकर के अल्कलाइन मेटल का, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का, और NP6 किसका होता है, इनर्ट गैस का। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन कम दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन कम से कम समय में बन सके, और 100 क्वेश्चन को मिनिमम अगर 100 मिनट देंगे तभी जाकर के थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास समय कम है, जल्दी से आपको प्रिपरेशन करना है, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ और आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। सेलेक्ट लाइम इज, क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट लाइम कौन होता है, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विक लाइम या लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, चौक दे दीजिए, मार्बल दे दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट दे दीजिए, है ना, या लाइम स्टोन दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3p6 इज ऑफ। किसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 होता है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। तो देखिए यहाँ पर 4s2 आया है, इसका मतलब है कि ये चौथे पीरियड का एलिमेंट होगा। तो चौथे पीरियड का एलिमेंट यहाँ पर से कौन है, और कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल तो यहाँ पर आपका दो ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जबकि कैल्शियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। देखिए वीडियो बनाते हुए मुझे अब तक 40 मिनट हो चुका है, और 40 मिनट में हम लोग लगभग 72 क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज, केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज।
बोरेक्स का केमिकल नेम क्या होता है? तो देखिए बोरेक्स जो होता है ये होता है आपका सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है आपका ये? सोडियम टेट्राबोरेट। और इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं Na2B4 बी बोरोन O7 इंटू 10H2O। ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी में है सोडियम मेटाबोरेट, इसका फॉर्मूला होता है NaBO2। और सोडियम ऑर्थोबोरेट का फॉर्मूला होता है Na3BO3। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, बोरोन शो डायगोनल रिलेशन विथ। बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप किससे मिलता है? देखिए बोरोन में भी क्या होता है? मेटलवाइड प्रॉपर्टीज होता है ना, और सिलिकॉन में भी मेटलवाइड प्रॉपर्टीज होता है। तो ये जबकि बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बगल में कौन आता है? सिलिकॉन। तो इसीलिए बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा? सिलिकॉन के साथ में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर कौन है? ठीक है। तो यहां पर करें इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर का, ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोक, डायमंड, चारकोल। हीट का तो बात छोड़ दीजिए, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। और ग्रेफाइट ही क्या आपका गुड कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। देखिए कार्बन के जो अपरूप हैं उनमें से किस अपरूप में कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, ग्रेफाइट, नन ऑफ दीज। तो देखिए नन ऑफ दिस तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। कोकोनट चारकोल में तो कार्बन होगा लेकिन कम होगा। तो आपका वुड चारकोल और ग्रेफाइट, वुड चारकोल जो लकड़ी से जो कोयला प्राप्त किया था वो है ना, और ग्रेफाइट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो कार्बन होगा वो होगा किसमें? ग्रेफाइट में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या है। आप लोग भी साथ में बनाते चलेंगे और कितना स्कोर ला रहे हैं उसको कमेंट करके बता देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि देखें कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। ये भी हम लोग कुछ देर पहले बनाए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या होगा? sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन ऐसा एलिमेंट है जो होना ही चाहिए? भाई कार्बन, आंख बंद करके बनाइए, कौन होगा? कार्बन। कार्बन के बिना तो होगा ही नहीं। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन में और उससे कम सिलिकॉन में। तो यहाँ पर कौन है भाई? कार्बन है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इनमें से कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्यों होगा भाई? क्योंकि बोरोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और वो तीनों से फ्लोरीन के द्वारा बॉन्ड बना लिया गया। तो अब इनके पास क्या हो गए? बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का और कमी, यानी कि ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को और ले सकता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो जाएगा। ये लुईस एसिड भी होगा। और NH3 और H2O क्या है? लोन पेयर डोनर है। ये लोग लुईस बेस की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है एल्किन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्किन कौन सा रिएक्शन देता है? एडिशन यानी कि योगासिल अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, बोथ ए और बी, नन ऑफ दिस। तो भाई ये दोनों रिएक्शन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 82, डबल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इज, यानी कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 1.34 एंगस्ट्रम, 1.20 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम, नन ऑफ दिस। तो ये होता है 1.34 एंगस्ट्रम। ये किसके लिए हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और ये 1.54 सिंगल बॉन्ड के लिए। ब्रास इज, है ना, ब्रास यानी कि कांसा, इसमें क्या होता है? कॉपर टिन, कॉपर जिंक, जिंक पीबी, टिन पीबी, लेड। पीबी किसका? लेड का। तो ब्रास तो भाई कॉपर का एलाइज है और उनमें से ये क्या होगा? कॉपर जिंक।
और कॉपर और टिन किसके लिए हो जाएगा? ब्रोंज के लिए। किसके लिए? ब्रोंज के लिए। गन मेटल में भी टिन और कॉपर ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिड के प्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है उसका प्योरिटी को चेक करने के लिए। तो हम लोग क्या चेक करते हैं उसका? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नन ऑफ दिस। तो मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा। एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, नन ऑफ दिस। तो देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन तीनों पाया जाता है सी वाटर में, लेकिन जो एलिमेंट के रूप में एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोस्टली वो क्या हो जाएगा आपका? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन पदार्थ कौन सा होता है? तो वो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। क्या होगा आपका? मीथेन हो जाएगा। और अगर एलपीजी बोलता तो क्या आंसर होगा? आप 86 का नंबर में दे करके लिख करके भेजें कि इन्हीं में से होगा। ये चार ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में एलपीजी के भी मेन कंस्टिट्यूएंट के बारे में लिखा हुआ है कि इथेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कौन होगा, ये आप बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो मेटल के जैसा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है? ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 केमिस्ट्री से है और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, क्रोमियम ऑक्साइड। Which of the following is an amorphous solid? क्वेश्चन नंबर 88। ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिका कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड। तो क्वार्ट्ज ग्लास ही आपका क्या होता है? एमोर्फस होता है, जबकि ग्रेफाइट, क्रोम एलम, ग्लास ये सब क्या हो जाएगा आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर सबका मोलरिटी 1.0 दिया हुआ है। 1.0 m का मतलब क्या हो गया? मोलरिटी। अब इनमें से सबसे ज़्यादा आयन यानी कि वांट ऑफ फैक्टर का मान ज़्यादा होगा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए सोडियम सल्फेट है, इसमें 3 होगा आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर का। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और हम लोगों के पास केवल 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी जल्दी से हम लोग देख लेंगे। अ सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.0821 atm at 300 Kelvin, its concentration would be। तो ऑस्मोटिक फार्मूला का, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू CM/RT। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे, यानी कि CM निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर हैज़, यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है HCl और वाटर का, इसमें कितना परसेंट HCl रहता है? 48%, 22.2%, 36%, 20.2%, 20.2% होता है। When 1 Faraday of electric current is passed, the mass deposited equal to, कितना मास डिपोजिट होता है जब आप 1 फैराडे करंट पास करते हैं? तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट्स, यानी किसी भी रिएक्शन में जो किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मोलेकुलर मास, एक्टिव मास। तो वो डिपेंड करता है आपका किस पर? एटॉमिक मास पर। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि रेट है डिपेंड्स अपॉन, तो ये रेट जो डिपेंड करेगा किसी भी रिएक्शन का उसके सब्सटेंस के लिए, तो वो उस सब्सटेंस के एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपसे कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इंटू ए, हाफ लाइफ इंटू 1/a, हाफ लाइफ इंटू ए स्क्वायर, हाफ लाइफ इंटू 1/a स्क्वायर,
इसको आप देख लेंगे उसका थ्योरी से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो हाफ लाइफ होता है वो उसका कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो हमारा इक्वल हो जाता है, यानी कि एलिमेंट्री या कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट बराबर यहाँ पर क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट एक पदार्थ है, वो क्या करता है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को परिवर्तित कर देता है। शॉर्टेज द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, क्या वो साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के समय को घटा देता है। सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्शन, क्या वो रिएक्शन को एनर्जी सप्लाई करता है। तो देखिए भाई, उसको एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने में हेल्प करता है, वो जल्दी से एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेता है, यानी कि उसको घटा देता है। तो क्या किया, वो टाइम को कम कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाई, सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन किस विधि के द्वारा किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, रोस्टिंग, ग्रेविटी, रिडक्शन बाय कार्बन। तो ये किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायबेसिक, यानी कि डायप्रोटिक, इनमें से कौन डायबेसिक है। तो जिसमें 2 OH ग्रुप होगा, है ना। तो पहला वाला का जब आप पहला वाला जो एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 1 OH ग्रुप बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो बी नंबर ही आपका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 OH ग्रुप बनेगा और 1 H। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जिसमें जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम बॉन्ड करेगा हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली, जैसे फॉस्फोरस वाला है, तो पी बॉन्ड ये जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला वाला मोनोबेसिक, दूसरा वाला डायबेसिक। अब ये जो है H4P2O7, तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा हमारा टेट्राबेसिक हो जाएगा। ये डी नंबर, सी नंबर टेट्राबेसिक और डी नंबर ट्राइबेसिक। डी नंबर क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि इन वाइट फॉस्फोरस P4 मोलेकुल विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो P4 है, P4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही नहीं है। 6pp बॉन्ड देखते जोड़ करके, यहाँ से यहाँ तक एक बन गया, एक यहाँ बन गया 2, एक यहाँ बन गया 3, एक यहाँ बन गया 4, एक यहाँ से यहाँ बन गया 5, एक यहाँ से यहाँ बन गया 6। 6pp सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, 4pp सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, 4 lone pair of electron are present, बॉन्ड एंगल P बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। तो भाई ये तो होता है हमारा 60 डिग्री होता है। चलिए, ये पूरा गंदा हो गया, इसको फिर से दिखाते हैं हम आपको। ये जो होता है ये होता है आपका 60 डिग्री होता है। तो इस तरह से जो है 6pp सिंगल बॉन्ड भी हो गया। ऑप्शन नंबर बी 4pp बॉन्ड ये तो होगा नहीं। 4 लोन पेयर, तो इसमें एक हो गया, इसमें एक हो गया, इसमें भी एक हो गया और इसमें भी एक हो गया, ठीक है। और बॉन्ड एंगल बिटवीन P बॉन्ड P इज, तो P बॉन्ड P बोल रहा है। फिर से स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा स्ट्रक्चर हट गया तो मैं फिर से बना देता हूँ। तो यहाँ वाला बॉन्ड एंगल मांग रहा है, क्या वाला, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या 90 डिग्री होता है, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री होता है। बाकी जो इनके साथ में होता है ये होता है आपका 60 डिग्री। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं करके यहाँ पर 60 डिग्री कर दिया जाए तब ज़्यादा सही होगा। 90 डिग्री नहीं आएगा, ये आएगा 60 डिग्री। ये भी आपस में या बीच में क्या आएगा, ये 60 डिग्री आएगा।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, 60 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, तब हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोजेन इज, कार्बोजेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बोजेन का केमिकल फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2, और ये जो है CO प्लस H2, ये है वाटर गैस का, किसका है, वाटर गैस का, और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 क्या हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है लास्ट वाला, कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विथ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, माने कि किस एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा जिसके वैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाए, 3d5, 3d2, 3d7, 3d9। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किनके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास 5 है, इनके पास 2 है, और इनके पास 7 हो गया, तो कितना हो गया, 5 में से 2 हो गया तो 3 हो गया, इनका हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 7 है, तो 7 होने से क्या हो गया, 5 क्लॉकवाइज और फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा हमको, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में, किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने लगभग 56 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव को देखा है, ठीक है, और आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ इसमें, 100 में से कितना आपने सही बनाया, 50, 70, 80, 90 या पूरा 100 के 100, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।